आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी बिफोर थ्योरी लिबरल ह्यूमनिज्म। लिबरल ह्यूमनिज्म को समझने से पहले हमें थोड़ा-सा ना उसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि इंग्लिश एज़ अ सब्जेक्ट कब पढ़ानी स्टार्ट हुई और उससे पहले इंग्लैंड में एजुकेशन सिस्टम की क्या सिचुएशन थी। हायर एजुकेशन की जो सिचुएशन थी इंग्लैंड में 19th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर तक बहुत ख़राब थी, यानी नॉर्मल थी। सिर्फ़ 2 यूनिवर्सिटीज़ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ़ डिग्री दे सकती थी। और डिग्री भी सिर्फ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को मिल सकती थी, वो स्टूडेंट्स जिनके लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी। स्टूडेंट्स को रिलीजियस सॉरी सिर्फ क्रिश्चियन होना स्टूडेंट का क्रिश्चियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसी तरह जो टीचर्स थे वो भी मोस्टली पादरी थे और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन थी। उन्हें पढ़ाने की ज़्यादा फ्रीडम भी नहीं थी। जो सब्जेक्ट या जिस तरह उन्हें बताया जाता था वो वैसे ही पढ़ाते थे। सब्जेक्ट जो थे वो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट थे, ग्रीक था, लैटिन लिटरेचर पढ़ाया जाता था, इसी तरह डिवाइनिटी और मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी। जो कैथोलिक, ज्यूइश, मेथोडिस्ट और एथीस्ट किस्म के स्टूडेंट्स थे, उनको डिग्री नहीं मिल सकती थी। ऑब्वियसली जब उन्हें डिग्री नहीं मिल सकती थी तो वो सिविल सर्विसेज में भी नहीं जा सकते थे। अब 1828 से जो इंग्लिश है वो एज अ सब्जेक्ट ऑफर हुआ था और 1829 में फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश जो था वो अपॉइंट हुआ था। इंग्लिश लिटरेचर फर्स्टली जो पढ़ाई गई थी वो किंग्स कॉलेज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किंग्स कॉलेज में सबसे पहले जो इंग्लिश लिटरेचर है वो पढ़ाया गया था और उसमें जो प्रोफेसर थे F.D. मॉरिस, वो 1840 में अपॉइंट हुए थे और उन्होंने इंग्लिश का जो सेट या कंटेंट लिस्ट आप कह सकते हैं सिलेबस डिज़ाइन किया था। F.D. मॉरिस ये कहते हैं कि लिटरेचर इज़ अ पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ मिडिल क्लास। अब ये बात वो ऐसे क्यों कहते हैं? उनके अकॉर्डिंग जो एरिस्टोक्रेट फैमिली है, जो एलीट क्लास है, वो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए है और जो पुअर हैं, जो लोअर क्लास हैं, उनकी सिर्फ ये अटेंशन होती है वो किसी तरह सर्वाइव कर सके। तो ये जो मिडिल क्लास फैमिली है ये लिटरेचर के लिए बेस्ट है। शॉर्टली मैं अगर आपको बताऊं तो जब मिडिल क्लास लोग लिटरेचर को पढ़ेंगे तो जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं होगी वेल्थ को। यानी यहाँ पे उन्होंने एक फ़ायदा सोचा था पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। दूसरी साइड पे एक बहुत बड़ा इशू था जो उस टाइम पे फेस किया जा रहा था, लोग जो है वो रिलीजन से बदजन हो गए थे, यानी रिलीजन को छोड़ रहे थे। तो जो लिटरेचर है वो एक किस्म का सब्सटीट्यूट था, मुतबादिल था रिलीजन का, ताकि जो लोग हैं उन्हें रेबेलिज्म से थोड़ा दूर रखा जाए, ताकि वो लोग जो हैं वो बागी ना हो जाएं। अब ये जो स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, यानी उस टाइम पे लैंग्वेज और लिटरेचर को इकट्ठा पढ़ाया जाता था, तो ये पीक पे कब पहुंची? जब न्यू बोल्ट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई थी। ये थी अबाउट टीचिंग्स ऑफ इंग्लिश इन इंग्लैंड इन 1921। जो फर्स्ट अटैम्प्ट हुई थी यानी इंग्लिश और लैंग्वेज को, लिटरेचर और लैंग्वेज को सेपरेट करने की, वो डिफीट हो गई थी। तो ये आर्गुमेंट डिफीट क्यों हुआ था, ये क्यों आ रहे थे? क्योंकि एडवर्ड फ्रीमैन नामी एक शख्स ने एक बहुत ज़बरदस्त आर्गुमेंट दिया था। उसने कहा था, वी आर टोल्ड दैट द स्टडी ऑफ लिटरेचर कल्टिवेट्स द टेस्ट, एजुकेट्स द सिंपथाइज एंड एनलार्जेस द माइंड। दीज ऑल आर एक्सीलेंट थिंग्स, ओनली वी कैन नॉट एग्जामिन टेस्ट एंड सिंपथाइज। एग्जामिनर मस्ट हैव टेक्निकल एंड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन टू एग्जामिन। अब यहाँ पे कहता है कि हम सबको पता है कि हम लोग लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं, एंजॉय करने के लिए, लेकिन लिटरेचर का कोई टेक्निकल हमें इसका बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो एग्जामिन हम कर सके वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो उसका ये आर्गुमेंट बड़ा सॉलिड था और बड़ा ज़बरदस्त, तो वो ये डिबेट जीत गया। तो इंग्लिश और लैंग्वेज यानी लैंग्वेज और जो लिटरेचर है वो इकट्ठा पढ़ाया जाने लगा, यानी वो अलग नहीं हो सका। उसके बाद आई ए रिचर्ड, वो फाउंडर ऑफ मेथड ऑफ स्टडिंग इंग्लिश आज तक माने जाते हैं, यानी आज तक जो हम अभी तक इंग्लिश मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं ना पढ़ने के लिए, वो आई ए रिचर्ड ने लिखा था, वो इसके फाउंडर हैं। उन्होंने एक डिसीजिव ब्रेक बनाया था लैंग्वेज और लिटरेचर के दरमियान। उसके बाद जो सेकंड पायनियर माने जाते हैं वो है विलियम एम्पसन। इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे वर्बल डिफिकल्टी इन पोइट्री। उन्होंने 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, उन्होंने ये बुक लिखी थी 1930 में और इसमें उन्होंने जो वर्बल डिफिकल्टी है उसका हल निकाला था। और जो लास्ट पायनियर माने जाते हैं वो है F.R. लिविस। ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर है 20th सेंचुरी के। अब ये तो सारा बैकग्राउंड हो गया। अब हम बात करते हैं 10 रूल्स ऑफ लिबरल ह्यूमनिज्म। ये 10 जो टेनिट्स हैं या ये जो रूल्स हैं लिबरल ह्यूमनिज्म में, इसमें जो सबसे पहली बात आ जाती है वो ये है कि गुड लिटरेचर जो है वो टाइमलेस होता है। जो एक अच्छा लिटरेचर होता है वो टाइमलेस होता है, चाहे जितना टाइम मर्जी गुजर जाए उसकी मतलब इफेक्टिवनेस या उस जो उसके अंदर थीम्स हैं वो टाइमलेस होते हैं, जो एक अच्छा लिटरेचर होता है। फिर वो बात करते हैं कि लिटरेरी कंटेंट हैज़ इट्स ओन मीनिंग। जो लिटरेरी कंटेंट होता है ना उसका एक ओन मीनिंग होता है, यानी टेक्स्ट के अंदर एक टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट को मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए उसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, यानी सोशल, पॉलिटिकल, लिटरेरी, हिस्टोरिकल या ऑटोबायोग्राफिकल, जो ये कॉन्टेक्स्ट है इसकी ज़रूरत नहीं है। ये रिक्वायर ना भी हो तो हम जो टेक्स्ट है उसका हम मीनिंग खुद निकाल सकते हैं।
उसके बाद एक और रूल था कि टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट वेल, टेक्स्ट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए इट हैज़ टू डिटैच फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। आप ये ना सोचे कि फॉर एग्जांपल ये जो वर्क है ये शेक्सपियर ने लिखा है तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये होगा, नहीं, कॉन्टेक्स्ट को छोड़ के डिसइंटरेस्टेडनेस होके इम्पर्सनल होके आप टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें, उसे पढ़ें। उसके बाद ह्यूमन नेचर जो है वो अनचेंजिंग है, तो इसीलिए जो लिटरेचर है उसमें इनोवेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उसमें कंटिन्यूटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो कंटिन्यूटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन इनोवेशन। फिर बात कर लेते हैं ट्रांसेंड सब्जेक्ट। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो करैक्टर है ना स्टोरी के अंदर, उसे अपना यूनिक आइडेंटिटी को कीप रखना चाहिए, उसे अपनी यूनिक आइडेंटिटी जो है उसको रखना चाहिए थ्रू आउट द स्टोरी। यानी स्टोरी के अंदर जितनी उसकी लाइफ है ना उसे वही अपनी आइडेंटिटी रखनी चाहिए, वो सोसाइटी एक्सपीरियंस या लैंग्वेज के जरिए चेंज नहीं हो सकते। फिर वो पर्पस ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं, उसके बाद फॉर्म एंड कंटेंट। फिर वो सिंसेरिटी इन लिटरेचर, लिटरेचर में जो सिंसेरिटी है यानी ट्रूथफुलनेस, लिटरेचर की तरफ ऑनेस्टी, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी बात करते हैं। फिर वो कहते हैं शोइंग ओवर टेलिंग, आप इमेजरी यूज़ करें, आप करेक्टर्स को या अपनी टेक्स्ट को इस तरह करें कि बताने से ज़्यादा आप शो करें अपने टेक्स्ट में। फिर बात करते हैं क्रिटिसिज्म शुड मीडिएट बिटवीन टेक्स्ट एंड रीडर, यानी जो टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन है उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।